ट्वेल्थ प्री बोर्ड इतिहास का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया था। ये सेकंड पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रश्न पर विद्वानों के विभिन्न मत है। प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, सूखा, आग, नदियों के प्रवाह में बदलाव या सूखना, जलवायु परिवर्तन, भूमि में नमी तथा शुष्कता का बढ़ना, जंगलों का कटना, मलेरिया, प्लेग जैसी बीमारियों से लोगों की मृत्यु आदि पतन के लिए उत्तरदायी माने गए हैं। इनमें से कुछ कारण स्थानीय थे परंतु समस्त सभ्यता का विनाश इनसे नहीं हुआ था। अनेक से नर कंकालों के प्राप्त अवशेष और दुर्ग या किलों के अवशेषों से कुछ विद्वानों ने यह माना है कि विदेशी विशेषकर आर्यों के आक्रमणों से इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। आधुनिक विज्ञान विद्वान भौतिक अथवा आर्थिक कारणों को पतन के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। इनके अनुसार 1900 ईस्वी पूर्व के बाद हड़प्पा राज का अंत हुआ होगा। इस समय हड़प्पा प्रशासन कमजोर हो गया था। कृषि उत्पादन, विभिन्न शिल्प उद्योग तथा व्यापार घटने लगे थे। कई उद्योग बंद हो गए थे। इसका प्रभाव अंतर्देशीय तथा विदेशी व्यापार पर हुआ होगा। कच्चे माल की कमी के कारण उपकरणों का निर्माण बंद हो गया होगा। लोग नगरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में बसने लगे। ग्रामीण जीवन शैली को उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। इस नई संस्कृति ने हड़प्पा सभ्यता का स्थान ले लिया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर में रहने वाले समान लोगों के जीवन का वर्णन करें। तो अन्य राज्यों की तरह विजयनगर में लोगों के कई वर्ण तथा जातियां थी। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उनके बाद क्षत्रियों का स्थान था, जबकि इस वर्ण के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। अंतिम स्थान साधारण लोगों का था। इनकी संख्या सबसे अधिक थी। इस वर्ग में मुख्यतः व्यापारी, चेटियों, लिपिक, दस्तकार मतलब पंचाल, किसान, नाई, जुलाह, शस्त्रवाहक, लुहार, स्वर्णकार, मूर्तिकार, बढ़ई आदि थे। इस वर्ग में बाजीगर, मछुआरे तथा जोगियों का स्थान सबसे नीचा था। अन्य राज्यों के समान साधारण लोगों का जीवन स्तर बहुत साधारण था। वे मिट्टी तथा फूस के बने मकानों में रहते थे। इनके घरों के प्रवेश द्वार छोटे होते थे। ये साधारण कपड़े पहनते थे। पुरुष वर्ग कमर के ऊपर नंगे रहते थे या नंगे पैर चलते थे। विजयनगर में स्त्रियों की स्थिति निम्न थी। साधारण वर्ग की स्त्रियों को गणिका तथा देवदासी से संबंधित कार्य करने होते थे। देवदासी या गणिकाओं को हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उच्च वर्ग के पुरुष इनसे निकट संपर्क रखते थे। साधारण वर्ग में स्त्री पुरुष दोनों दासों के कार्य करते थे। इनकी स्थिति दयनीय होती थी। इस वर्ग में बाइबा नामक लोग भी थे। ये बड़ी संख्या में उत्तर भारत से विजयनगर में आकर बस गए थे। इन्होंने यहाँ व्यापार का काम कर अपना प्रभाव स्थापित किया था। कभी कभी ये उच्च वर्ग के अधिकारों का उपयोग करते थे। साधारण वर्ग में सती प्रथा का पालन होता था। 39 नंबर है, अकबर के मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना कीजिए। तो मनसबदारी मुगल प्रशासन व्यवस्था थी। अकबर स्थापित किया था। अकबर के शासनकाल तक मुगल क्षेत्र का विस्तार हो चुका था। साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए संगठित सेना की आवश्यकता पूर्ति के कारण मनसबदारी व्यवस्था स्थापित की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सेना को संगठित कर साम्राज्य का विस्तार तथा उस पर नियंत्रण रखना। इस व्यवस्था में अकबर ने अपने अधिकारियों को जाति के आधार पर एक मनसब प्रदान किया था। जाति के आधार पर मनसब को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया। श्रेणियों के आधार पर प्रत्येक मनसब को सेना रखने का अधिकार दिया गया था। सेना के साथ पशु तथा गाड़ियां भी रखने का अधिकार दिया गया था। मनसबदारी का क्षेत्र उस अधिकारी की जागीर जैसा होता था, परंतु प्रत्येक मनसबदार को सरकार की तरफ से श्रेणी के अनुरूप नकदी वेतन दिया जाता था। मनसबदारों को बादशाह उपहार पुरस्कार देकर सम्मानित भी करता था। मनसबदार की नियुक्ति मीर बख्शी पदाधिकारी तथा उमरा वर्ग के कुछ सदस्य करते थे। सेना को कोई भी
व्यक्ति किसी उम्रा के माध्यम से याचिका देता था। याचिका को बादशाह के सामने रखा जाता था। मीर बख्शी तथा अन्य याचिका पर विचार कर मनसबदारी प्रदान करते थे। मनसबदारों को दो श्रेणियां होती थी, तैनात ए रकाब तथा तैनात ए सूबा जात। दोनों श्रेणियां केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रशासनिक तथा सैनिक कार्यों में सहायता करती थी। इनको समय समय पर दरबार उपस्थित होकर दरबारी शिष्टाचार निभाना होता था। कभी कभी ये व्यापार का काम भी देखते थे। अकबर से औरंगजेब तक मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन का आधार थी। केंद्रीय शासन के कमजोर होने पर अनेक मनसबदार स्वतंत्र हो गए तथा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बने। 50 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर V.R. अंबेडकर की देनों का मूल्यांकन कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस तेज पुंज का नाम है जो प्रकाश ही प्रकाश देता है लेकिन जलाता नहीं। बचपन से ही ये मेधावी और गहन चिंतक छात्र थे। 14 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह रामबाई से हो गया। 1913 ईस्वी में अंबेडकर बड़ौदा नरेश की सहायता से अमेरिका चले गए। 1915 में इन्होंने वहां एमए की डिग्री प्राप्त की और 1916 ईस्वी में इन्हें पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया। अपने देश लौटने पर इन्होंने 1920 ईस्वी में कोल्हानपुर के महाराजा की सहायता मूकनन नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, जिसमें सामाजिक विकृतियों पर गहरा प्रहार किया। सन 1923 से 1931 का समय अंबेडकर के लिए कठोर संघर्ष और अभ्युदय का था। इसी बीच वे दलितों के नेता एवं प्रवक्ता के रूप में उभरकर सामने आए। इन्होंने जाकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और अंग्रेज शासक से दलितों की गई मांग भारतीय दलितों को इन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। 1935 ईस्वी में इनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। इसी साल इन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा, सिद्धांत महाविद्यालय एवं स्वतंत्र मजदूर की स्थापना की। 1946 ईस्वी में अंबेडकर की ख्याति देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की गई थी। 1947 ईस्वी में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में इन्हें कानूनी मंत्री बनाया गया। 21 अगस्त 1950 ईस्वी को इन्होंने भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित किया। इसी साल वे कोलंबो गए और दिल्ली में अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया। 1956 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को ही इस महामानव को महापरिनिर्वाण हुआ। वे अछूतों और दलितों के मसीहा, उद्धारकर्ता और पथ प्रदर्शक थे। 1990 से 91 ईस्वी में इनकी जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाई गई और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दलितों को सम्मान, अधिकार देना और उनका यथोचित उत्थान करना ही बाबा साहेब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत के दलितों एवं पीड़ितों को उन्होंने जो जीवन संदेश दिया था, उठकर आगे बढ़ो, आज उससे सबों के हृदय तंत्री संकीर्णता हो रहे हैं और उनमें से मधुर संगीत का स्वर फूट रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण है क्रिप्स मिशन से निराशा। भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई थी कि मिशन अंग्रेजों की एक चाल थी जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए चली गई थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण उसे वापस बुला लिया गया था। दूसरा है बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। तो बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई। तीसरा है ब्रिटिश सरकार की घोषणा। 27 जुलाई 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा जारी कर यह कहा कि कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई तो उससे भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा अछूत जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य हो जाएगा। इस नीति के कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन आवश्यक हो गया। चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य के घोषणा। तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। यदि स्वतंत्रता एवं समानता के लिए युद्ध हो रहा है तो भारत को भी स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता। 52 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का वर्णन करें। तो संथाल विद्रोह आदिवासी विद्रोहों में सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका प्रारंभ 30 जून 1855 ईस्वी में हुआ था तथा
1856 के अंत तक दमन कर दिया गया। इसे हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से भागलपुर से लेकर राजमहल क्षेत्र के बीच केंद्रित थी। इस क्षेत्र को दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारों और साहूकारों का अत्याचार था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू नामक दो आदिवासी नेताओं ने किया था। सरकार ने इस आंदोलन का दमन करने के लिए विद्रोहग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया। एक बड़ी सैन्य कार्यवाही कर भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर जनरल लॉयड ने 1856 ईस्वी में क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया, किंतु सरकार को शांति स्थापित करने के लिए इनकी मांग को स्वीकार कर संथाल परगना को एक नया जिला बनाना पड़ा। संथाल विद्रोह के कारण तो संथाल शांति प्रिय एवं विनम्र लोग थे, जो आरंभ में मानसून, बाड़ा भूमि, हजारीबाग, मिदनापुर, बांकुड़ा तथा बीरभूम प्रदेश में रहते थे और वहां की भूमि पर खेती करते थे। 1773 ईस्वी में अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो जाने के कारण इसकी भूमि छीनकर जमींदारों को दे दी गई। जमींदारों की अत्यधिक उपज मांग के कारण इन लोगों को अपनी पैतृक भूमि छोड़कर राजमहल की पहाड़ियों के आसपास बस गए। वहां पर कड़े परिश्रम से इन लोगों ने जंगलों को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाई। जमींदारों ने इस भूमि पर भी अपना दावा कर दिया। सरकार ने भी जमींदारों का समर्थन किया और संथालों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। जमींदार उनका शोषण करने लगे। अंग्रेज अधिकारी भी जमींदारों का पक्ष लेते थे। अतः अधिकारियों, जमींदारों और साहूकारों के विरोध में सिद्धू और कान्हू नामक दो आदिवासियों के नेतृत्व में 30 जून 1855 ईस्वी में भगनीडीह नामक स्थान पर 6000 से अधिक आदिवासी संगठित हुए और विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि वे देश को अपने हाथ में ले लेंगे और अपनी सरकार स्थापित कर देंगे। उन्होंने भागलपुर तथा राजमहल के बीच तार तथा रेल व्यवस्था भंग कर दी। महाजनों व जमींदारों के घर तथा पुलिस स्टेशन व रेलवे स्टेशनों को जला दिया। तो बच्चों, ये थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दोनों पार्ट अगर आप लोग वीडियो बढ़िया से देख लीजिएगा तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आशा करते हैं आप लोग का एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय